प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने अरस्तु के राज्य के बारे में पढ़ा था। अब हम चर्चा करेंगे कि अरस्तु ने अपने राज्य के क्या कार्य बताए थे और उनका क्या उद्देश्य था। अरस्तु का मानना था कि जो राज्य का अस्तित्व है, जैसा कि पहले बताया गया है कि सद्गुणी जीवन के लिए राज्य का अस्तित्व माना गया है। अरस्तु के राज्य का लक्ष्य केवल भौतिक न होकर व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना भी है। उसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादियों से भिन्न है। अरस्तु का राज्य के कार्यों व लक्ष्य संबंधी दृष्टिकोण सकारात्मक और रचनात्मक है। अरस्तु के राज्य के कार्यों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे नागरिकों के कल्याण की। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति के कल्याण का साधन है। राज्य का लक्ष्य मनुष्य की शक्तियों के अधिकतम विकास हेतु उन्हें जीवन संचालन की स्वतंत्रता प्रदान करना होना चाहिए। दूसरा कहता है अरस्तु कि राज्य अपने नागरिकों में उत्तम गुण विकसित करता है। वह व्यक्ति को सद्गुणी बनाता है, नागरिकों को चरित्रवान बनाता है। इसी संदर्भ में अरस्तु का मानना था कि व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने को पशुव्रत प्रवृत्ति से दूर करके सही मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि राज्य में रहकर ही व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ व्यक्ति की नैतिक और बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। व्यक्ति अवकाशपूर्ण जीवन जी सकता है। अवकाश का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि वो घर बैठ गया हो या निष्क्रिय हो गया हो, बल्कि उसका मतलब ये था कि जैसे अवकाश शब्द से यहाँ पर ऐसे कार्यों का पता है जैसे कि सद्गुणों का विकास करना है, शासन करना है, विज्ञान और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना है, सार्वजनिक सेवा करना, सामाजिक संबंधों की स्थापना करना आदि अवकाश के कार्यों से संबंधित माना गया है। अरस्तु राज्य को अच्छाई के लिए प्रोत्साहित करता था और नागरिकों को अच्छा बनाना राज्य का कार्य है। न्याय निष्ठा की स्थापना करना अरस्तु के राज्य का लक्ष्य है। अरस्तु ने माना था कि राज्य का अस्तित्व श्रेष्ठ जीवन के लिए है, अर्थात अच्छे जीवन की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। परंतु जैसा कि माना जाता है कि हर दार्शनिक की जो विशेषताएं होती हैं किसी भी दृष्टिकोण से संबंधित, उसकी उसी समय के दूसरे दार्शनिकों द्वारा कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि राज्य की अवधारणा की इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां होते हुए भी कुछ आलोचनाएं थी, जैसे कि अरस्तु ने अपने दर्शन में जिस राज्य का चित्रण किया है वह एक वास्तविक राज्य न होकर बल्कि एक आदर्श राज्य है। यह आदर्श व्यावहारिक नहीं हो सकता, अतः अरस्तु की राज्य की अवधारणा को काल्पनिक और अव्यावहारिक माना गया है। दूसरी बात है, जहां अरस्तु ने परिवार को प्रथम सामाजिक संगठन इकाई माना है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि समाज की सबसे पहले इकाई समूह थी और एक लंबी सामाजिक प्रक्रिया से ही परिवार की स्थापना हुई है। तीसरी बात आती है राजनीतिक तत्व की उपेक्षा। अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। वह राज्य को परिवार तथा ग्राम जैसी सामाजिक संस्थाओं से विकसित मानता है। उसने राज्य की उत्पत्ति में सहायक राजनीतिक चेतना की उपेक्षा की है। एक और आलोचना ये की जाती है कि स्टेट इज नॉट प्रायर टू मैन, अर्थात राज्य व्यक्ति से पहले नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति जो है वो राज्य का साधन बन जाता है, मतलब कि टूल हो जाता है। इससे राज्य के महत्व और अधिकारों में अनावश्यक वृद्धि होती है। आलोचकों का कहना है कि जब राज्य का जन्म व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए हुआ है तो राज्य को साध्य कैसे माना जा सकता है और व्यक्ति को साधन, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो क्या है कि व्यक्ति को अच्छा बनाना है। इसलिए ये कहा जाता है कि राज्य व्यक्ति के बाद अस्तित्व में आया है, पहले नहीं। आधुनिक दृष्टि से भी अरस्तु के नगर राज्य की आलोचना की जाती है कि उसे आत्मनिर्भर बनाया गया है, लेकिन वास्तव में ये बातें आधुनिक युग में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि
जो नगर राज्य की अवधारणा थी वो तत्कालीन यूनान की राजनीतिक सामाजिक संस्कृति के अनुरूप हो सकती है। आधुनिक युग में अरस्तु की कोई भी धारणा जो जातीय द्वेष पैदा करती है मान्य नहीं हो सकती है। इसीलिए अरस्तु के इस दृष्टिकोण को अमानवीय और अप्रजातांत्रिक बताया है। अरस्तु ने बार बार हमें बताया था कि राज्य एक सावयव इकाई है, जबकि आलोचक कहते हैं कि अरस्तु एक ने राज्य को जो सावयव इकाई माना है वह सावयव इकाई नहीं है, क्योंकि उसने राज्य को सावयव इकाई मान करके और व्यक्ति को उसका अंग माना है। बल्कि लेकिन आलोचक मानते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है। व्यक्ति की चेतना राज्य से अलग और स्वतंत्र होती है और व्यक्ति को राज्य रूपी शरीर का अंग मानना बिल्कुल अनुचित है। अगला है कि राज्य द्वारा नैतिकता का विकास अनुचित है। आलोचक मानते हैं कि राज्य व्यक्ति में सद्गुणों का विकास करता है, ये गलत है, क्योंकि उनका कहना है कि राज्य अगर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नैतिकता की भावना का विकास करेगा तो नैतिकता की भावना समाप्त हो जाएगी। नैतिकता एक ऐसी वस्तु है जो बाहर से लादी नहीं जा सकती है। यह तो मनुष्य की इच्छा और आत्मा का परिणाम है और यह एक आंतरिक वस्तु है, बाह्य नहीं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि राज्य की अवधारणा की आलोचनाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन वास्तव में अरस्तु राजनीतिक विज्ञान में ऐसा प्रथम चिंतक था जिसने राजनीतिक दर्शन में राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का बीजारोपण किया है। उसने राज्य को मानव प्रकृति पर आधारित करके एक महान और शाश्वत सत्य का उद्घाटन किया है, रहस्य खोला है। उसने एक और तत्कालीन यूनान में सोफिस्ट विचारधारा द्वारा राज्य के बारे में पैदा की गई भ्रांतियों का अंत किया है। वहीं दूसरी ओर राज्य की आदर्शवादी धारणा का खंडन भी किया है। इसलिए कहा जाता है कि यदि अरस्तु के चिंतन में कोई दोष है तो उसके कारण उसके चिंतन का यूनानी नैतिक मान्यताओं से प्रभावित होना है। फिर भी उसने अपने दर्शन को यथासंभव वैज्ञानिक और यथार्थवादी बनाए रखा और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अपना एक अमूल्य योगदान दिया है। तो इस आलोचना से और राज्य के जो उन्होंने चर्चा करी अरस्तु ने, उनसे हमें क्या समझ में आया कि इन ब्रीफ वी कैन से दैट कि राज्य जो है वो एक ऑर्गन है, एक और जो पार्ट है वो है व्यक्ति। लेकिन आलोचक मानते हैं कि व्यक्ति जो होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक नेचर होती है, अपना एक स्वभाव होता है। ऐसा नहीं कि राज्य में सारे व्यक्तियों का नेचर एक जैसा होगा। दूसरी बात ये माना जाता है कि अरस्तु ने, ये ठीक बात है कि उसने जो है वो 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन करके और राष्ट्र व्यवस्था को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से हमें बताया था कि एक तंत्र में किस तरह की व्यवस्था होगी, एक दूसरा है कि द्वितंत्र में किस तरह होगी और बहुतंत्र में किस तरह की व्यवस्थाएं कार्यरत होंगी। तो इस तरह से जो है अरस्तु ने राज्य के सिद्धांत के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में, कि भाई ये कोई समझौतावादी या दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ना होकर के ये ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। दूसरी बात ये है कि ये अचानक नहीं आया है, बल्कि ये बहुत पुराने समय से ही कायम है। लेकिन अरस्तु था प्लेटो से प्रभावित, लेकिन उसका जो विचार था वो भौतिक था, और जबकि जो प्लेटो का जो था वो आइडिया था, वो यूटोपियन था, मतलब कल्पनावादी था, जबकि अरस्तु जो है वो यथार्थवादी विचारधारा का समर्थक था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हालांकि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, लेकिन उन्होंने मैंने पहले भी आपको चर्चा करी कि उनके सिद्धांत को एज इट इज कॉपी नहीं किया है। उन्होंने अपने जो वर्तमान समय में उन्होंने जो अपने उस समय की परिस्थितियां थी उसमें उन्होंने जिन कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन किया उसके बाद उन्होंने कुछ अपने विचार व्यक्त किए और यथार्थवादी दृष्टिकोण हमारे सामने रखा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।